क्या उत्तराखंड में निकाय चुनावों के लिए कमर कसी जा रही है? अगर ऐसा है तो रामनगर नगर पालिका से कौन हो सकते हैं भाजपा के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार, उस पर की छोटी सी रिपोर्ट देखिए अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल निकाय चुनाव की जो सुबुगावट है वो 2024 आम चुनाव के लिए टाल दी गई है, ऐसे कयास थे, पर सुनने में आ रहा है कि दिसंबर तक के चुनाव हो भी सकते हैं। अगर ऐसा है तो रामनगर नगर पालिका से कौन हो सकता है भाजपा का उम्मीदवार, उस पर यह लिस्ट है। कांग्रेस का लिस्ट अगली किस्त में हम जारी करेंगे। फिलहाल भाजपा की 2 लिस्ट आनी है, तो पहली लिस्ट में है नाम, अगली लिस्ट में बाकी नाम। अब मैं बता दूं आपको, इस लिस्ट में जो मैं नाम देने वाला हूं भाजपा की ओर से, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे, यानी कि जिस व्यक्ति का नाम पहले आ रहा है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले लेटर में आएगा। इसीलिए ये नहीं कि जिसका नाम मैंने पहले ले लिया वो मेरी पहली पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सुनिए, तो शुरुआत करते हैं भाजपा के पहले कद्दावर उम्मीदवार की अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और वो है भगीरथ लाल चौधरी जी। भगीरथ लाल चौधरी जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं, भाजपा की ओर से भी उनको सम्मान मिला है, कांग्रेस की ओर भी सम्मान मिला है। और इसके बाद आप कह सकते हैं कि रामनगर में आज की तारीख में सम्मानित चेहरा, आदरणीय चेहरा अगर कह सकते हैं नगर पालिका चुनाव के संदर्भ में, तो निश्चित रूप से वो भगीरथ लाल चौधरी जी हैं। उम्र में भली 60 से ऊपर जा चुके हैं, लेकिन उनका विराट व्यक्तित्व अभी भी उनको युवा बनाए रखता है। हर दिल अजीज है, सभी उनसे मोहब्बत करते हैं, नॉन पहाड़ी चेहरा है, इसलिए अगर इस तरह की बात आएगी तो सभी के चहेता वो बन सकते हैं। उनकी जीत का कयास इसलिए भी है क्योंकि वो अगर भाजपा की ओर से सामान्य सीट पे भी कद्दावर उम्मीदवार हैं, और अगर ओबीसी सीट डिक्लेयर होती है तो उस पर तो वो कद्दावर उम्मीदवार हैं ही, इसमें कोई दो राय है नहीं। और अगर भगीरथ लाल चौधरी चुनाव लड़ते हैं, भाजपा की ओर से उनको टिकट मिलता है, तो कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से दिक्कत होने वाली है। तो क्या मिल सकता है भगीरथ लाल चौधरी जी को टिकट, ये आप तय करें। पर जहां तक मेरा अपना अनुमान है, बहुत कद्दावर उम्मीदवार हैं, डाउन टू अर्थ हैं, शांत निश्चल छवि के हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को बताओ खेल सकती है। अब मैं दूसरा नाम लेता हूं भावना भट्ट जी का। नगर मंडल अध्यक्ष रह चुकी हैं, शांत व्यवहार की हैं, महिलाओं के मुद्दों पर मुखर रही हैं, और पिछले कार्यकाल बहुत उनका शानदार रहा है, और ऊपरी संगठन में भी उनकी काफी अच्छी पकड़ है। चाहे हम भगत सिंह कोश्यारी की बात करें, अजय भट्ट जी की बात करें, या रामनगर की हम बात करें, तो बहुत चर्चित चेहरा भी है, शांत है और मुद्दों पर हावी हो जाती है। और अगर महिला चेहरों की बात करें तो भाजपा की ओर से एक कद्दावर चेहरा निश्चित रूप से हुआ है, और अगर महिला सीट आती है तो निश्चित रूप से सामान्य सीट में भी उनका नाम आप ले सकते हैं। तो भावना भट्ट भी भाजपा के लिए पहली पसंद हो सकती है, और अगर महिला सीट आई तो निश्चित रूप से। तीसरा नाम ऐसा हुआ है गणेश रावत जी। गणेश रावत जी निश्चित रूप से कद्दावर उम्मीदवार तो हैं ही, शांत निश्चल छवि के हैं, बड़े व्यवहारिक माने जाते हैं, पत्रकार हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो आज की युवा पीढ़ी है उनमें उनका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। इससे पहले वो निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, और अगर उनके साथ खेल नहीं खेला गया होता तो निश्चित रूप से शायद वो चेयरमैन होते इस रामनगर में। तो भाजपा की ओर से वो कद्दावर उम्मीदवार कहे जा सकते हैं। 5 साल से अधिक उनको बीजेपी में हो चुका है, तो यानी कि जो मिनिमम योग्यता होती है 3 साल की, उसको वो पार कर चुके हैं। और अगर गणेश रावत को टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि भाजपा को एज रहेगा सामान्य सीट पर, और उनके जीतने के लगभग ज्यादा प्रतिशत चांस है, ऐसा लोग कहते हैं। और गणेश रावत जी का मैं भी बड़ा सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। मुझे उनसे कोई राय लेनी होती है तो सबसे पहले मैं गणेश रावत जी को ही फोन करता हूं। मेरे लिए तो वो आदरणीय है ही, लेकिन रामनगर की जनता के लिए भी वो बहुत सम्मानित चेहरा है, एजुकेटेड चेहरा है, और सौम्य चेहरा है, और सबसे बड़ी बात है स्वच्छ नेताओं में उनका नाम सर्वोपरि रखा जा सकता है। तो क्या बीजेपी पर दांव खेल सकती है? ये तो समय के घरों में है। अब चौथा नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर मैं लूं तो मैं बात करता हूं रुचि गिरी की। शांत चेहरा है, इससे पहले नगर पालिका चुनाव वो लड़ चुकी है। अगर उस समय चेयरमैन चुनाव लड़ते समय जब ओबीसी का वो चेहरा बनी, उस समय अगर बीजेपी में फूट नहीं पड़ती तो निश्चित रूप से वो जीत सकती थी, क्योंकि अब तक के इतिहास में बीजेपी की ओर से सबसे अधिक वोट लाने वाली वो अकेली महिला रही हैं, रुचि गिरी। उनके हस्बैंड सत्य प्रकाश शर्मा जी पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी भी शानदार छवि है। और रुचि गिरी इसमें हल्द्वानी प्रभारी हैं, और भाजपा की मेन बॉडी की जिला उपाध्यक्ष भी हैं। तो रुचि गिरी की हम बात करें तो निश्चित रूप से वो भी भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण चेहरा हो सकती है। शांत छवि की है, और जब उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा
तो आप कह सकते हैं कि उसमें शायद वो नई नवेली थी, लेकिन अब वो बहुत परिपक्व हो चुकी है। कई बार हमने उनका इंटरव्यू लिया है आमतौर पे, तो उन्होंने जो तत्कालिक जवाब दिए हैं उन पे वास्तव में आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए महिला चेहरा और ओबीसी चेहरा, रुचिगिरी एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा बीजेपी के लिए नगर पालिका चुनाव के संदर्भ में हो सकती है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम बात करें तो उसके बाद आता है नाम एम से, और एम में नाम दो नाम है, मदन जोशी जी और दूसरा नाम है मनीष अग्रवाल जी का। तो पहले नाम मैं मदन जोशी जी का लूंगा, क्योंकि वो नगर मंडल अध्यक्ष हैं। तो क्या उनको टिकट देना चाहिए? क्या वो कद्दावर उम्मीदवार है? पर मेरे चैनल में इंटरव्यू देते समय वो स्पष्ट कह चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, नगर पालिका चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, मैं संगठन को मजबूत करूंगा। और इस समय भाजपा के कुमाऊं मंडल के जिला पंचायत सदस्यों की मीटिंग हुई थी, उन्होंने संगठन को बताया कि वो संगठन के लिए कितना मजबूत हो सकते हैं। तो यानी संगठन में उनकी असली जगह है, मुझे ऐसा लगता है। तो नगर पालिका चुनाव के लिए अगर वो टिकट मांगते हैं तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो मेरे चैनल में आके इंटरव्यू दिया है कि मैं नहीं लूंगा, इसलिए रवि के बिंदास बोल में अगर कोई वादा कर रहा है और उसे मुकरा तो उसमें बख्शने वाले नहीं है। तो मदन जोशी मेरी लिस्ट में होते हुए भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे चैनल में आके कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा नगर पालिका चेयरमैन का। इसका मतलब यह है कि मेरी लिस्ट में उनका नाम नहीं है नगर पालिका चेयरमैन की ओर से। तो मदन जोशी जी को टिकट बीजेपी देती है नहीं देती है समय के गर्भ में है, पर मुझे लगता है कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट ये कह दिया है। और भाजपा अगर जुबान की पार्टी है तो उन्हें समझना चाहिए। और अब हम बात करते हैं अगले मनीष अग्रवाल जी की। मनीष अग्रवाल चूंकि 2 बार मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, लोग ये कहते हैं कि देखिए शांत रहते हैं, समर्पित कार्यकर्ता है। और ये मैं कई बार कई मंचों में कह चुका हूं कि जब मैं यहां आया तो वो पहले ऐसे व्यक्ति थे, जब यहां विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था तो उन्होंने ये कहा था कि यहां पर विधायक दिवान सिंह बिष्ट के कार्यकाल में 400 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे बताया। पर्दे के पीछे रहकर वो काम करते हैं, भाजपा और संघ के समर्पित कार्यकर्ता हैं। तो मुझे लगता है कि एक कद्दावर उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर मनीष अग्रवाल को बीजेपी कंसीडर करती है तो बीजेपी के लिए मनीष अग्रवाल भी बहुत महत्वपूर्ण चेहरा हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, हमें आर्थिक सहयोग भी करना है ताकि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते रहें। ये वो नंबर है जिसमें आप हमें गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं। अगले उम्मीदवार की और वो है नवीन करकेती जी। नवीन करकेती जी बीजेपी के लिए समर्पित चेहरा रहे हैं। अक्सर दिवान सिंह बिष्ट जी के साथ उनको देख सकते हैं और पर्दे के पीछे रह के वो काम करते हैं, शांत व्यवहार के हैं और अक्सर मेरी उनसे बातचीत होती रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नवीन करकेती जी भी बीजेपी की ओर से एक कद्दावर और एक महत्वपूर्ण चेहरा हो सकते हैं सामान्य सीट के लिए। और इसीलिए क्योंकि अक्सर जब हम बातें करते हैं उनके अंदर वो छल कपट जो नेतागिरी में होता है वो मुझे कभी नजर नहीं आया। और एक बहुत शांत, सौम्य और अगर मैं कह सकता हूं कि मेरी भी पसंद के रूप में आप उन्हें कह सकते हैं, नवीन करकेती जी भी बहुत शानदार चेहरा बीजेपी की ओर से कद्दावर उम्मीदवार के रूप में हो सकते हैं। कई बार जब हम जाते हैं उनसे मिलकर बात करते हैं तो जिस तरह से अभी अतिक्रमण की बात की बीजेपी के, तो जब अतिक्रमण हटा सड़क में तो विधायक दिवान सिंह बिष्ट जी के साथ मजबूती से वो खड़े रहे, क्योंकि कुछ बीजेपी के लोग ही विधायक जी की बात को काट रहे थे। यानी कि विधायक जी के सामने कुछ और थे और उनके पीठ पीछे वो जो अतिक्रमण हटा है उनको भड़काने उकसाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नवीन करकेती जी ने मजबूती से विधायक जी का साथ बनाए रखा, अपनी पार्टी की मर्यादाओं को बनाए रखा, जो बहुत आवश्यक था। तो नवीन करकेती जी बहुत शानदार चेहरा हो सकते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर बात करें तो आखिरी नाम इस एपिसोड के लिए अगर बात करूं तो वह है नरेंद्र शर्मा जी। नरेंद्र शर्मा जी को बहुत शानदार नेता माना जाता है, काफी सालों से संघर्ष कर रहे हैं। 2-3 बार मैं उनका इंटरव्यू ले चुका हूं, एक बार उनका तो मैंने लाइव लिया था। लेकिन नरेंद्र शर्मा जी ने इन विगत दिनों में जो सोशल मीडिया में टिप्पणियां की हैं वो एक बीजेपी के मैच्योर नेता की छवि से अलग है। और ये मामला देखिए, रामनगर विधायक दिवान सिंह बिष्ट के मीडिया प्रभारी हैं। मीडिया प्रभारी यानी बहुत बड़े दायित्व वाला पद, और वही अपने विधायक से बातें छिपा के उन्होंने संजय नेगी, जिन्होंने विधायक जी के अगेंस्ट चुनाव लड़ा और संजय नेगी जी जनप्रतिनिधि नेता माने जाते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ा, उनके नेतृत्व में वो कह सकते हैं बीजेपी के ने जो अतिक्रमण हटाया उसके खिलाफ वो संजय नेगी के नेतृत्व में एसडीएम चटवाल के साथ मीटिंग करते हैं और इस बारे में विधायक जी को पता ही नहीं होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि बीजेपी में अनुशासनहीनता का ऐसा उदाहरण मैंने अपनी पत्रकारिता जीवन में
कभी नहीं देखा हो। दीवान सिंह बिष्ट के मीडिया प्रभारी हैं, वो विधायक मीडिया प्रभारी हैं, और एक मीडिया प्रभारी अगर अपने विधायक को संज्ञान में लिए बिना किसी प्रतिद्वंदी दल का नेतृत्व में, यानी उनके साथ नहीं, उनके नेतृत्व में जाके एसडीएम के साथ मीटिंग करते हैं, और देखिए बकायदा जिस जगह में अतिक्रमण हटाया गया है, रोड खाली की गई है, वहां पे ऑटो को लगाने की बातें करते हैं। और एक टिप्पणी आती है, देखिए इस टिप्पणी में एक महिला कह रही है, नरेंद्र शर्मा जी वहां से आपने हम लोगों को हटा दिया, आप वहां ऑटो आप लगाना चाहते हो, क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? देखें परस्पर विरोधाभास। यानी नरेंद्र शर्मा जी बीजेपी के माननीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट जी, जिन्होंने अतिक्रमण हटाने का मादा दिखाया, उनके विरुद्ध वो ऑटो लगाने की बात करते हैं। और एक प्रकार से कहीं ना कहीं उसमें माननीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट जी की और भाजपा की छवि निश्चित रूप से खराब हुई है। उस पर टिप्पणियां आई है, तो ये कह दिया क्या इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है? बड़ी हैरानी होती है, मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि नरेंद्र शर्मा जी समर्पित कार्यकर्ता हैं, सामाजिक जीवन में बहुत अच्छा वो कर रहे थे। अचानक से इन 2 महीनों में उन्हें क्या हो गया है, मैं खुद नहीं, और लोग कह रहे हैं ऐसा कि आखिर नरेंद्र शर्मा जी को हुआ क्या है। देखिए बीजेपी एक संगठन की पार्टी है, वो लोग जो सोशल मीडिया में बहुत उछलते कूदते हैं और अनर्गल टिप्पणियां बयानबाजी करते हैं, बीजेपी उसको चाहे खुले मंच पे ना बोले संगठन, लेकिन उसको गौर में रखता है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र शर्मा जी भले बहुत कद्दावर उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन टिकट उन्हें नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि बीजेपी ऐसे व्यक्ति को टिकट कतई नहीं देगी जो अपने माननीय विधायक के मीडिया प्रभारी होने के बावजूद किसी विपक्षी के नेतृत्व में जाके अपने ही विधायक के नियमों के अरुद्ध, क्योंकि उन्होंने कहा अतिक्रमण हटना चाहिए, और वहां पे वो ऑटो लगाने की बातें करते हैं जो बिल्कुल नियम के विरुद्ध था। यानी कि उसमें माननीय विधायक की छवि तो खराब हुई, जो बीजेपी का जो शैली है उस पर भी चोट पहुंची। और अगर देखिए नरेंद्र शर्मा जी सामान्य कार्यकर्ता होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, समाजसेवी नेता हैं, और विधायक के मीडिया प्रभारी हैं, और विधायक जी कोई बात पता ही नहीं है। आप बताइए, यानी कि आपने जाके एक प्रकार से एसडीएम साहब को भी आपने अंधेरे में रखा, ये चीजें। और बाद में देखिए जब एसडीएम साहब को पता चला तो उन्होंने अगले दिन ऑर्डर जारी कर दिया कि यहाँ पे जो ये ऑटो लगेंगे वो अब नहीं लगेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद देखिए शर्मा जी ने क्या टिप्पणी की है कि अपनी बात से मुकर गए, प्रशासन अपनी बात से नहीं मुकरा, क्योंकि प्रशासन को आपने अंधेरे में रखा। उनको लगा कि बीजेपी जो दीवान सिंह बिष्ट विधायक है, चूंकि मीडिया प्रभारी हैं, वरिष्ठ नेता है और संजय नेगी के नेतृत्व में आए हैं, तो यानी कि ये विधायक जी की सहमति होगी, पता लगा विधायक जी की सहमति नहीं थी। तो इस तरह की चीजें करके बीजेपी के भाव को, उसके संगठन को, आत्मा को चोट पहचाने वाला अगर कोई व्यक्ति हो सकता है तो उसे भाजपा टिकट कैसे देगी? ये मेरी राय नहीं है। संजय नेगी का सम्मान आदर करता हूं, बहुत अच्छे जननेता हैं इस समय पर, लेकिन चुनाव के समय में ही जो लोग उनकी बुराई कर रहे थे, अब वो उन्हीं के नेतृत्व में अगर एसडीएम चटवाल के पास बैठ के अपने विधायक को अंधेरे में रख के करते हैं, तो क्या वास्तव में बीजेपी ऐसे व्यक्ति को टिकट देगी? तो फिलहाल मैंने 7 नाम आपको गिनाए हैं, अगली लिस्ट में बीजेपी के और नेताओं के मैं लिस्ट आपके सामने पेश करूंगा। तो बीजेपी के जो 7 नेताओं में से 2 नाम मदन जोशी और नरेंद्र शर्मा, इनको तो टिकट मिलेगा नहीं, क्योंकि मदन जोशी मना कर चुके हैं और नरेंद्र शर्मा जी सोशल मीडिया में इस तरह की हरकतें कर चुके हैं, और विधायक मीडिया प्रभारी होने के बावजूद उन्होंने जो संजय नेगी के नेतृत्व में एसडीएम चटवाल के पास ऑटो के साथ वो खड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि वो नियमों के विरुद्ध था। बीजेपी में चलन है नहीं, यानी बीजेपी के साथ भी उससे गिरी है। तो फिलहाल ये विश्लेषण कैसा लगा? अच्छा लगा तो राय अपनी जरूर दीजिएगा। बेबाक बिंदास राय रखने के लिए रवि के बिंदास बुल का सहयोग जरूर कीजिएगा। और अगली लिस्ट में नाम आएगा कांग्रेस के कद्दावर उम्मीदवारों का, और उसके बाद बीजेपी की सेकंड लिस्ट, और उसके बाद निर्दलीय उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बुल देखने का शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय रामनगर।